हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ देयर इंटरनल रोटेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानने वाले हैं कि मॉलिक्यूल्स में किस तरह से उसके अंदर में क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, और सबसे पहले तो हमको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानना पड़ेगा। ये जो इसका जो रेंज होता है वो होता है 3 × 10⁻³ हर्ट्ज से लेकर 3.10 हर्ट्ज तक। मतलब इस बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इस बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो क्या करे, केवल वाइब्रेशनल लेवल पे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूल में चेंजेस ला सकता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें केवल वाइब्रेशनल चेंजेस ला सकता है। इसमें इतना मॉलिक्यूल, इतना एनर्जी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण करा दे या रोटेशन करा दे। ये केवल वाइब्रेशनल चेंजेस कराता है। ठीक है, वाइब्रेशनल चेंजेस मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, घूमता है, ये सब जो है ना वो होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे कैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रोटेशनल मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट होता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल जो केवल एक ही एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, ये एक ही एक्सिस में, एक ही प्लेन में मौजूद होता है। जैसे कि ये हो गया, यहाँ से प्लेन डालोगे, HCl हो गया, OCS हो गया, ये सब उसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मतलब ये क्या होंगे, सिर्फ एक लाइन में होंगे, ये भी क्या है, एक लाइन में है। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में एक चीज आपने जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ पे हम 3 डायरेक्शन स्टडी करते हैं, X, Y और Z। Z एक्सिस हम ऊपर मान लिए, X एक्सिस ये मान लिए, और Y एक्सिस इसके अलोंग द X एंड Z एक्सिस। ठीक है, ऐसे सीधा हम क्या मान लिए, Z एक्सिस। तो दिखाने बनेगा नहीं, इसलिए मैं इसको डॉट 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 मतलब पीछे है, और ये डॉट 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 क्या है, ऊपर की ओर है ना। इसको मैं वेज में दिखा दूं, और इसको तो चूंकि प्लेन में ही है तो मैं लाइन में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो वाई एक्सिस कहाँ है, इस बोर्ड में सीधा सीधा ये क्या कर दिए, परपेंडिकुलर। तो समझना है आपको। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, HCl का लाइनर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, H यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है। H का जो मास होगा वो क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा H। Cl क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। आप ये कह सकते हो कि इधर क्या है, भारी एरिया है, और ये क्या है, हल्का एरिया है। अगर मैं बीच में पकड़ता हूँ, देखो ये एक साइड झुक जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं लंबा दिखा देता हूँ। चलो इधर थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर देता हूँ, ये H यहाँ पे है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, क्लोरीन की तरफ झुका हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है ये I क्या है। I मैं कुछ यहाँ बता देता हूँ, रोटेशनल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, I × ओमेगा होता है। I यहाँ पे क्या है, देखो रोटेशनल मोमेंट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, I पे, मतलब जड़त्व आघूर्ण पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और W क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या होता है कि जैसे इसको हमको क्या करना है, रोटेट कराना है, वाइब्रेट कराना है। ठीक है, तो हमको यहाँ से लाइट देना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको ठीक एग्जैक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पकड़ लेता हूँ। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि क्लोरीन की ओर झुका हुआ है। अगर मैं इसको मूव कराना चाहूँ तो मुझे इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये फिक्स है तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो मेरे हाथ में दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं जड़त्व। पहले ये जड़ के समान है, मतलब फिक्स है, लेकिन जैसे मैं इसको धकेलना चाहूँगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है मेरे हाथ को जितना रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, वो क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो समझ में आ गया होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो कितना वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान के चलो HCl है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I = mr²। m क्या होगा, यहाँ मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा, और r² मतलब r, यहाँ पे r1 तो है ही नहीं, जो दूरी है वो r ही है, तो यहाँ पे mr²। हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ये सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए था। ठीक है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा होता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, ये मान के चलो HCl है, तो यहाँ बीच में हम क्या ले लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिए, वहां से इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है। ठीक है,
अब इसका मास मान लेते हैं m1 है, m1 है m1, और इसका मास क्या मान लेते हैं m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो जड़त्व आघूर्ण हर दिशा के लिए अलग अलग होगा। मान के चलो एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या मान लेते हैं, ए। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं, लाइट पास करते हैं, CL इधर है, ठीक है, ये CL है हरा वाला, तो ये केवल ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। मतलब हमको ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम एनर्जी में, बहुत नगण्य एनर्जी में ये काम चल जा रहा है। मतलब इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। हालांकि ये 0 होता नहीं है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम एनर्जी लगती है, इसलिए मैं इसको 0 मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जेड एक्सिस के अलोंग एनर्जी लगाएंगे, रोटेट कराएंगे, ठीक है, वाइब्रेट कराएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी लगेगा। इसको मैं IB जड़त्व आघूर्ण किससे ले लिया, B से ले लिया, किसके लिए, जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसकी तुलना में ज़्यादा होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या कहाँ पे है, इधर, इधर है। अगर मैं इधर से फोर्स लगाता हूँ तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा या रोटेट करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी क्या होगा, इधर से लगाऊंगा वो एनर्जी और इधर से लगाऊंगा वो एनर्जी, दोनों एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब दोनों में समान जड़त्व आघूर्ण काम करेगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समान होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, लाइनर मॉलिक्यूल का, ठीक है। इस तरह से इसका रोटेशन मैकेनिज्म है। रोटेशन मैकेनिज्म आपको जितना चीज मैं बोल रहा हूं उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो केवल रोल रोल घूमता है, ठीक है। रोल रोल क्या करता है, घूमता है, ठीक है। अतः इसमें जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ही कम नगण्य लगेगी, ठीक है, इतना लिखिएगा। उसके बाद में जेड और वाई डायरेक्शन में जब हम एनर्जी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है ना। और कैसे रोटेट करता है, एक्स वाई डायरेक्शन में। अगर जेड में हम फोर्स लगाते हैं तो एक्स वाई डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जेड में अगर फोर्स लगाते हैं तो किस में रोटेट करेगा, वाई एक्सिस में, वाई में लगाते हैं तो जेड और एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया इसका कि IA इज इक्वल टू 0, IB और IC इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों इक्वल टू होगा, ठीक है। सेकेंड जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, सिमेट्री टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्री टॉप मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या होगा, इसका एक, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, है ना, ये कुछ इस तरह से है, चूंकि मेरे पास अलग अलग कलर है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब फ्लोरीन के तहत घुमाऊं, तो इसका जो टॉप है, हाइड्रोजन 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 तीनों क्या है, एक जैसा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और इसका टॉप क्या है, एक जैसा है, सिमेट्रिकल टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री टॉप मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको रोटेट इधर उल्टा करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या आपको लिखना है। आपको लिखना है कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो, देखो फ्लोरीन भारी है, क्लोरीन भारी, कार्बन भारी है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, लाइट वेट है, ठीक है। मतलब कार्बन पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में कहीं पे होगा, ठीक है, बीच में कहीं पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं अगर एक्स में क्या बोलूं, कोई एनर्जी लगाता हूं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 के 5 एटम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, या वाइब्रेट करेंगे। अगर जेड में भी लगाता हूं तो 5 के 5 एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। लेकिन जेड में अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो एफ और सी जेड के एक्सिस में आ रहे हैं, मतलब ये क्या करेंगे, एक ही एक्सिस में फिक्स रहेंगे। ये अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे y और x में जो फोर्स लग रहा है दोनों एक समान होगा, लेकिन z में जो फोर्स लग रहा है वो दो मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उसके पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इस वजह से एक जो होगा क्या होगा, कम होगा। मान के चलो मैं IA को क्या ले लेता हूँ, कम ले लेता हूँ, ठीक है। कम या अधिक दोनों हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग ये दो भाग में डिवाइड किए हैं। तो मान के चलो ये हल्का भारी था, फ्लोरीन भारी था, कार्बन भारी था, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, अलग ले लेता हूँ। तो यहाँ y और x में जो एनर्जी लग रही है वो तो क्या है, बराबर होगी, इसलिए मैं यहाँ पे IB को इक्वल कर दिया हूँ IC के। लेकिन IA नॉट इक्वल टू IB IC, और यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि IA इज नॉट 0। यहाँ पे क्या था, 0 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है,
जीरो नहीं है। आपको ये सारा चीज जो है स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। आई ए मतलब जेड एक्सिस में जो हम लगा रहे हैं कुछ फोर्स तो लगा रहे हैं, तब जाके तीनों रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाई और एक्स में जो फोर्स लगा रहे हैं अकॉर्डिंग इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्सिस डाल के हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो पांचों के पांचों एटम मूव कर रहे हैं, पांचों के पांचों एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्बन फिक्स है, कार्बन भी अगर ये ऐसे घूम कर रहा है तो कार्बन ऊपर चला जाएगा, फ्लोरीन नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन तीनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई में भी वैसे ही है ना, पलट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई बी और आई सी बराबर होगा आई ए के, इतना आप लिखेंगे, ठीक है। और इसके दो टाइप हैं, टू टाइप यहाँ पे लिख लेना, दो टाइप के हो सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों मॉलिक्यूल पे, इन दोनों एटम पे डिपेंड करता है। अगर ये भारी है मतलब इसमें एनर्जी अगर हमको कम लगाना पड़ रहा है, मतलब ये आई ए क्या होगा, कम होगा किससे, आई बी और आई सी से, तब ये क्या होगा, प्रोलेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, यहां पे मैं हाइड्रोजन रख दूं, चलो यहां मैं हाइड्रोजन रख देता हूं, अब इन तीनों जगह में कोई भारी एटम रख देता हूं, चलो फ्लोरीन ही रख देते हैं अपन, चलो अब क्या होगा, ये ओव्यूलेट हो गया। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी लग रहा है वो क्या हो रहा है, इन भारी भारी एटम को घुमाने में लग रहा है, मतलब ये क्या है, ज्यादा होगा किससे, आई बी और आई सी से, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाता है उल्टा, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन हो जाता है उल्टा। इसको घुमाने में देखो, तीनों को घुमाने में काफी एनर्जी लग रही है, ठीक है, किसमें, आई ए में। और जब हम, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ जो रोटेट करा रहे हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं करा रहे हैं, हालांकि उसी में एक्सिस है, लेकिन तीनों को हमको क्या करना पड़ रहा है, घुमाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या ले लिए हैं, एक्स एक्सिस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब इसका वजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, लगभग लगभग इस पोजिशन में आएगा, क्योंकि ये भारी है और इधर हल्का है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमको घुमाने में दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो। ये एक्स कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा कहीं, वाई भी आ जाएगा इस डायरेक्शन में कहीं, ठीक है। कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो उस कंडीशन में ये बराबर, इधर पूरा बराबर, ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे उस समय तो कंडीशन नहीं है ना कि ये मॉलिक्यूल छोटा था इसलिए हमको इजी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमको तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से घुमाएंगे तो एक्स वाई में घुमाएंगे तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए क्या था, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे ही था, चलो मान लेते हैं कि वो कट कर भी रहा हो, लेकिन उस कंडीशन में ये भारी भारी जो एटम थे उसको घुमाने में मेहनत करना पड़ रहा था, ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, तो हम यहाँ पे आई ए को क्या कर दिए, ग्रेटर कर दिए देन किससे, आई बी और आई सी से, ठीक है। क्लियर हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट कर लीजिए, इतना सारा चीज आपको लिखना है, ठीक है। स्फेरिकल टॉप क्या है, स्फेरिकल टॉप मतलब ये क्या है, पूरी तरह से सब तरफ से क्या है, बराबर है, मतलब यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस में होगा, सी में होगा, क्योंकि तीनों चारों एटम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन डालो, वाई डायरेक्शन डालो, जेड डायरेक्शन डालो, सी डिस्टर्ब नहीं होने वाला, सी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन नहीं आती है, यहाँ पे क्या होता है, आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी, ठीक है। मतलब जो एनर्जी आई ए में लगेगी एक्स डायरेक्शन में लगेगी, जो एनर्जी वाई डायरेक्शन में लगेगी, जो डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में लगेगी, तीनों ही तीनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इस तरह से इस तरह के मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और ये सबसे अहम चीज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या करते हैं, पीक नहीं देते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वाइब्रेशन करते हैं, लेकिन ये माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। अब डाइपोल मोमेंट है ही नहीं तो फिर वो पीक कैसे देगा, ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या जरूरी है, डाइपोल होना जरूरी है ना, डाइपोल होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। जब डाइपोल होगा उसमें जब मूवमेंट होगा, परिवर्तन होगा, तब हमको क्या मिलेगा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ टाइप में हम आते हैं, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। अब ये किसी भी तरफ से देखो ये एसिमेट्रिक है ना, कहीं भी सिमेट्रिक नहीं है। ये तो चलो तीन क्या था, सिमेट्रिक था, तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल कह दिए। ये चारों तरफ से बराबर था तो हम क्या कह दिए, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। लेकिन ये क्या है, सभी डायरेक्शन से एसिमेट्रिक है ना। चाहे आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, लगभग लगभग यहाँ होगा, क्योंकि ये दोनों हल्का है। अब यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन,
ये क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, है ना। और इस कंडीशन में जब हम रोटेट कराते हैं इन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई और जेड, तो क्या होगा, सारे के सारे एनर्जी जो लगेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एक्स में अगर मैं रोटेट कराऊं, मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा, ये हो गया H2O मॉलिक्यूल, यहां से कहीं पे एक्स डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों को हमको क्या करना है, बराबर भी करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन मूव कराऊंगा तो ये बीच में से तीनों के तीनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स डायरेक्शन हो गया, मैं डाल दिया, ये क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग रोटेट कर रहा है। कहीं कोई सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर लोन पेयर भी तो है, इधर इधर, ठीक है, लोन पेयर को भी तो देखना है, ठीक है। अगर वाई डायरेक्शन में रोटेट कराता हूं ऐसे, तो ये कुछ वाई डायरेक्शन यहाँ मान के चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिए, ठीक है। वाई डायरेक्शन में रोटेट कैसे करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पकड़ लेता हूँ इसको, क्योंकि हिल रहा है, ठीक है। ऐसा जेड में से कराता हूं तो ये हो जाएगा इस तरह से। मतलब कहीं से भी देखो, जो एनर्जी लगने वाली है सभी डायरेक्शन में अलग अलग लगने वाली है। आई ए इज इक्वल टू नॉट बी आई बी, आई बी इज इक्वल टू नॉट आई सी, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू आई सी। इसी टाइप से और एग्जांपल है CHCl, है ना। ये एल्कीन है, क्लोरोएथीन, ठीक है, क्लोरोएथीन है, ठीक। तो ये सब क्या है, टाइप्स है। तो यही आपको लिखना है किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द टर्म ऑफ इंटरनल रोटेशनल मैकेनिज्म। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो दोस्तों को समझाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, समझ के बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे। अब ये सारा चीज मैं बिना देखे लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये चीज क्या है, एक बार समझने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका नोट्स बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसका नोट्स मेरे पास नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो है वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो जो चीज़ समझाया वीडियो के साथ में आप नोट बना लीजिए, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।